आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान KB जानी इस्तकबाल करता हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में। दोस्तों, मेहनत में अज़मत है, कामयाबी का राज मेहनत में पोशीदा है। कामयाबी उस शख्स को मिलती है जो मेहनत करता है। कोई भी कामयाबी बग़ैर मेहनत के हासिल नहीं हुआ करती। इंसान अगर मेहनत करे तो कामयाबी उसके क़दम चूमती है, क्योंकि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मुसलसिल जद्दोजहद दर हकीकत इंसानी सब्र व अमल का इम्तिहान होती है। आज के हमारे मेहमान मोहम्मद यासीन खान साहब हैं। अपनी जुस्तजू, लगन और मेहनत की वजह से फ़न मौसीक़ी में कई साज़ बजाने में महारत रखते हैं। यासीन खान साहब मौसीक़ी की दुनिया का वो पुरनूर सितारा है जिसने मौसीक़ी के उफ़क़ पर मुख्तलिफ़ साज़ों का कमाल दिखाकर म्यूज़िक डायरेक्टर्स का दिल जीत लिया। नाजरीन, यासीन खान साहब की उंगलियों का जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो हर साज खुद गुफ्तगू करने लगते हैं। जब वो वायलिन बजाते हैं तो शायकीन झूम जाते हैं। इन्होंने कई प्रोग्रामों को अपने फ़न के जादू से कामयाबी से हमकिनार किया। यासीन खान साहब का दूसरा पहलू ये रहा कि वो मुसलसिल 20 साल तक बॉलीवुड से जुड़े रहे। कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स और प्लेबैक सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया। तो आइए मुलाकात करते हैं यासीन खान साहब से और जानते हैं संगीत से सजी उनकी जर्नी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में, हैदराबादी सितारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को यासीन खान की तरफ से प्यार भरा सलाम। यासीन खान साहब, आज आप हमारे बीच हैं, तो कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये मेरी खुशनसीबी है और बहुत मशकूर हूँ मैं ज़ाहिद अली ख़ान साहब का, आमिर अली ख़ान साहब का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। जी जी। और आप लोगों से मुखातिब करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए जी जी कुछ म्यूज़िक आपके सामने पेश करूं। बिल्कुल। अच्छा यासीन खान साहब, अगर हम शुरुआती दौर की बात अगर करें तो वो कौन सी उम्र रही होगी जो आपको इस म्यूज़िक की तरफ लगाव हुआ? यूँ तो हमारे ब्लड में ही है। अच्छा। संगीत, वालिद, हमारे दादा, नाना, तमाम का ताल्लुक़ संगीत से था। अच्छा। अब्दुल गफ़ूर घराने से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा। जिन्होंने काफ़ी नाम किया और अफ़गानिस्तान से जब हिंदुस्तान आए हाँ हाँ तो यहाँ पर बॉम्बे में राज कपूर से मुलाकात हुई। हाँ हाँ। उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है इनको चांस दिया। मेरी उम्र तकरीबन 7-8 साल रही होगी। अच्छा। तो बचपन से मैं सुनता था म्यूज़िक, तो मुझे कुदरती तौर पर अंदर ही अंदर मुझे था रेडियो से गाने सुनना और टेप रिकॉर्ड से। उस टाइम पे तो ज़्यादा टेप रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं थे। सुन सुन के गाने मुझे शौक़ हुआ। मेरे शौक़ को देखते हुए मेरे वालिद साहब ने कहा, तुम कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो? हाँ। मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने मुझे उस्ताद अहमद खान साहब से, हाँ, जिनको हम प्यार से प्रेम चाचा कहते थे, अच्छा, उनसे मिलवाया और उनसे हारमोनियम और क्लारनेट की प्रैक्टिस करवाई। अच्छा। क्लारनेट एक बाजा होता है।
तो हारमोनियम भी प्रैक्टिस किया मैंने। उससे पहले स्कूल में मेरी आवाज़ सुन के हम लोग कुछ प्रोग्राम में खैरात वगैरह भी पढ़ते थे। अच्छा। तो वो संगीत से रुझान होने से सुरीली आवाज़ थी, तो इस्तकबालिया जो तराना होता है अच्छा। स्कूल का, हाँ हाँ। उसमें लीडिंग करता था मैं। हाँ। और कुछ कौमी गीत, स्कूल के गीत, ये भी मुझे दिए जाते थे। अच्छा। हम लोग कोरस के साथ वो पेश करते थे। अच्छा। जब मेरी उम्र तकरीबन 7-8 साल थी। यानी 7-8 साल की उम्र से इस तरफ लगाव हुआ, चूँकि आपका घराना संगीत का घराना है। जब आपने बताया कि संगीत का घराना आपका रहा है, तो एक सवाल यहाँ पर जुड़ता ये है यासीन खान साहब के जो फ़न ख़ानदानी मीरास में मिलता है, इसके लिए सीखने या रियाज करने की ज़रूरत नहीं होती होंगी, या फिर अपने बड़ों से इस फ़न को सीखा जाता है? इस बारे में ज़रूर बताइए। पहली चीज़ तो ब्लड में है। हाँ हाँ। दिन रात हम लोग म्यूज़िक सुनते रहते थे हमारे बुज़ुर्गों से, वो दिमाग में रहता था, तो उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम्म। सुन सुन के ही आ गया हमें। अच्छा। फिर जब शौक़ बढ़ा तो मेरे वालिद साहब ने देखा, जनाब मोहम्मद सादिक खान साहब, हाँ हाँ। वो भी शहनाई प्लेयर थे। उन्हें देखा तो उन्होंने बोला, तुमको बाज़ाब्ता उस्ताद की ज़रूरत है, अच्छा। ताकि पुख्तगी आए, अच्छा। संगीत में महारत हासिल हो। बिल्कुल। जब उन्होंने मुझे अहमद खान साहब के पास लगवा दिया, अच्छा। जिनसे मैंने हारमोनियम और क्लारनेट सीखी। अच्छा। हारमोनियम और क्लारनेट के साथ साथ जी। मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा, वो बम्बई में चूँकि रह चुके थे, उन्होंने देखा कि वायलिन की बहुत खपत है यहाँ, अच्छा। बहुत बिजी रहते हैं वायलिन वाले। तो मुझे कहा कि वायलिन भी शुरू करो तुम, हाँ हाँ। ये तो सीख लिया तुमने, अब वायलिन भी शुरू करो। तो जब मुझे बशीर बाग में उस्ताद राम मंजलू साहब के पास अच्छा। मुझे लेकर गए और उनसे कहा कि मेरे बच्चे को वायलिन सिखाइए। वेस्टर्न नोटेशन हाँ हाँ। जो बम्बई में चलन है वायलिन वालों, ये बहुत शौक़ रखता है, सुरताल का वक्फियत भी है। तो उन्होंने मेरी शुरुआत वायलिन से की। अच्छा। चलिए, हम चाहते हैं कि चूँकि आप वायलिन प्लेयर माने जाने जाते हैं और बहुत ही उम्दगी से मुजाहरा पेश करते हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए आज पहले जो गीत है, पहला जो गीत है, वो कौन सा होगा, वो आप ज़रूर सुनाएं। ये मेरा पसंदीदा गीत है, जिसको वायलिन सोलो भी बजाया जाता है। बिल्कुल। और इसमें वायलिन का बिट भी है शुरू में, जिसकी म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दी। जी। फिल्म शोर का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, क्या बात। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। हाँ हाँ हाँ। चलिए।
वाह, क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त। हमें ये ज़रूर बताइए कि कहते हैं कि जो फ़न आपके बाय ब्लड जो आ जाता है, लेकिन फ़न की बारीकियां सीखना बहुत ज़रूरी माना जाता उसके है। लिए तो उस्ताद को रखना ज़रूरी है। बिना उस्ताद की तरबियत के आप कुछ नहीं सीख सकते। अच्छा, मतलब उसमें कुछ राग रागनी हो या वेस्टर्न म्यूज़िक की बारीकियां हैं, ये सीखना ज़रूरी है। सिर्फ सुनने समझने से नहीं होता है, अच्छा, इसको बाज़ाब्ता सीखना भी पड़ता है। तो मुझे राम मंजूर साहब ने नोटेशन सिखाया और वायलिन की तरबियत दी। अच्छा, उनके पास तकरीबन 1 साल मैंने सीखा। और फिर यहाँ की एक बहुत बड़ी एकेडमी थी, हैदराबाद फिल्म टैलेंट्स गिल्ड, हाँ हाँ मुझे वहाँ पर रखा हाँ हाँ, वालिद साहब ने। वो चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में बजाऊं। अच्छा, तो शुरू में तो एकदम नहीं होता ना, सही बात है। थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। तो वहाँ पर दूसरे भी वायलिन वाले बजाते थे, तो मुझे वालिद साहब ने यहाँ से मद्रास लेके गए। अच्छा, मद्रास में जाके मास्टर वेणु एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे तेलुगु के, अच्छा, उनसे कहा कि मेरा बेटा है, इसको वायलिन कम मौका दीजिए मौका बजाने दीजिए का। बजवाने का। तो उन्होंने कहा ज़रूर दूंगा, लेकिन इसको पहले ऑर्केस्ट्रा की ट्रेनिंग दो। अच्छा, और वो जो फिल्म टैलेंट गिल्ड में जो आपने रखा है, बहुत अच्छी जगह है, वहीं पर इनकी अच्छी तरबियत होगी। अच्छा, तो वापस मैं हैदराबाद आके फिर फिल्म टैलेंट गिल्ड से रुजू किया। अच्छा, तो आपने सीखने के बाद ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया जी हाँ, और मुसलसिल वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होती गई। करेक्ट। तो जब ये जो सिलसिला है, जैसा आपके वालिद मोहतरम ये चाहते थे कि भाई आप फिल्म लाइन से जुड़ें और म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करें, तो ये मौका कब आपको मिला? यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 साल बजाना पड़ा अच्छा, ऑर्केस्ट्रा के साथ। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक बाजे कुछ भी नहीं थे, नहीं थे। सिर्फ वायलिन, फ्लूट, गिटार, संतूर, ये सब चीज़ें थी, सितार, तबला। तो काफ़ी मेहनत होती थी हम लोग की, एक रिहर्सलें चलती थी प्रोग्रामों की। तो वालिद साहब ने कहा ये यहाँ बैठ के क्या कर रहा है तू, अच्छा, तो बजाना आ गया ना तुझे, अच्छा, चलो बम्बई चलते हैं। बोला चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मुझे यहाँ से लेकर उन्होंने बॉम्बे राम प्रसाद जी के पास लेकर गए। ये प्यारेलाल के पिताजी हैं। अच्छा, उस टाइम उनके तकरीबन 500-600 शागिर्द थे। अच्छा, तो जो भी उनके पास सीखता उनको पहले फिल्म इंडस्ट्री वाले लेते थे। हाँ हाँ, उनको मालूम था कि ये बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं। तो उनसे फिर मैंने वेस्टर्न नोटेशन की भी तालीम हासिल की और कई म्यूज़िकें बना के देते थे, वो प्रैक्टिस करो। तो सुबह 6 बजे घर से निकलते हम, सुबह उनके घर पे पहुंच के जुहू पे जाते अच्छा, और छत पे जाकर वायलिन प्रैक्टिस शुरू करते। सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक धूप में हाँ हाँ, प्रैक्टिस कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत। तकरीबन 8-10 घंटे प्रैक्टिस होती थी हमारी। फिर शाम को 5 बजे उतर के अपनी बस और ट्रेन पकड़ के फिर हम हमारे घर आते थे। अच्छा, मुंबई में हमारे रिश्तेदारों के पास रहता था। अच्छा, लेकिन यासीन खान साहब, आप जिस तरह आपने अभी जिक्र किया प्यारे लाल जी का, आपने वहाँ पर फ़न की बारीकियाँ सीखी, तो मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी प्यारे का संगीत से सजा हुआ वो गीत, वायलिन पर बहुत ही ज़बरदस्त नोटेशन है उसका, दर्द दिल दर्द जिगर, वो ज़रूर सुनाएं। राम प्रसाद जी, प्यारेलाल के पिताजी ने मुझे प्यारेलाल जी के पास भेजा। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 3-4 महीने ट्रेनिंग दी, वो कैसा पकड़ना है, प्लेइंग कैसा करना है। तो मैं पेश करता हूँ जी जी, ज़रूर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक खूबसूरत गीत, दर्द दिल दर्द जिगर। क्या बात है।
वाह, क्या बात है, क्या बात है यासिन खान साहब, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने मुजाहरा पेश किया। तो यासिन खान साहब, हम अभी ज़िक्र करेंगे इंडस्ट्री से मुताल्लिक़। तो आपने किन किन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ और किन किन प्लेबैक सिंगर्स के साथ आपने काम किया, वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जब से तकरीबन 15-20 साल रहा मैं वहाँ, और कई म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याणी आनंद जी, बप्पी लहरी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, उषा खन्ना, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, अच्छा, तकरीबन कई म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ। लास्ट फिल्म मैंने उमराव जान खयाम साहब के साथ की। अच्छा, पूरी फिल्म के गीत पे मैंने वायलिन बजाया, उससे शोले में म्यूज़िक दी, मतलब पार्टिसिपेट किया मैंने। शोले, धर्मात्मा, जंजीर और कई ऐसे फिल्में जो उस टाइम पे तो प्रोडक्शन के नाम अनाउंस होते थे, फिल्म का नाम अनाउंस नहीं होता था। अच्छा, बाद में नाम रखे जाते हाँ, थे। बाद में नाम रखे जाते थे, अगर पहले रख देते तो अनाउंस कर देते थे। अच्छा, तो तकरीबन मुझे याद भी नहीं कौन सी पिक्चर है। लगातार आप काम करते रहे, तकरीबन 70s की बात है ये, है ना? हाँ, 70, 71, 69 से शुरू हो गया समझिए। सही बात है, क्या बात है, तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा आपका। भरपूर मौका मिला मुझे, और मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, महेंद्र कपूर, मुकेश, किशोर कुमार, हाँ, तकरीबन जितने भी प्लेबैक सिंगर हैं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ संगत कर चुका हूँ। क्या बात है, ये बहुत कभी बढ़िया भूलने वाली बातें नहीं है। बिल्कुल, बेशक, क्योंकि नाजरीन को आप बता रहे हैं, सारी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं। हाँ, स्टार लोग हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं उसका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। बेशक। यासिन खान साहब, यहाँ पर हम आप थोड़ा सा रोकेंगे। नाजरीन, ये दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने संगीतकार, जिनको आप और हम यासिन खान साहब कहते हैं। तो यासिन भाई, ब्रेक से पहले आपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई, उसके बाद आपने ब्रेक से पहले बताया कि प्लेबैक सिंगर्स के साथ और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ आपने बहुत सारा काम किया। उन यादों को आप ज़रूर ताज़ा कीजिए। कौन से ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं जिनकी रहनुमाई, जिनकी सरपरस्ती आपको बहुत ज़्यादा रही हो? ज़्यादातर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और खयाम साहब, जी। इनके साथ ज़्यादा संगत रही मेरी। अच्छा, कई फिल्मों में इनके साथ काम किया। नए म्यूज़िक डायरेक्टर कमाल मखदूम, अच्छा, कमाल मखदूम, उनके साथ थोड़ा काम किया। अच्छा, और वैसे प्रॉब्लम था मुझे बॉम्बे में रहने का, क्योंकि रहने का ठिकाना नहीं था, रिश्तेदारों के पास है, वो कब तक रखते, खिलाते पिलाते रखते। तो मैंने सोचा चलो हैदराबाद जाते हैं। जब हैदराबाद आया तो मेरा काम अच्छा चलना शुरू हो गया, तो उसके बाद बॉम्बे भूल गया फिर। अच्छा। जब यहाँ पर अच्छी इज्जत अफजाई होने लगी और लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वायलिन सोलो बजाना शुरू किया मैंने। बेशक। वैसे यासिन खान साहब, मैं ये ज़रूर आगे जानना चाह रहा था कि भाई आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जबकि आप म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ जुड़ गए थे और प्लेबैक सिंगर्स के साथ
आपने वायलिन का मुजाहरा पेश किया और पूरे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का जब मौका मिल गया तो फिर आप हैदराबाद किस तरह लौटे? लेकिन आपने पहले ही बताया कि भाई वहाँ पे आपका ठिकाना नहीं था, जी हाँ, तो इसी वजह से आप हैदराबाद की तरफ रुख किया और फिर यहीं के हो गए। बस बस अच्छा। यही मुकम्मल कहानी है, इस पे कोई झोल नहीं। लेकिन यासीन खान साहब, अभी हम जो देखते हैं एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि सोलो परफॉर्मेंस का, वायलिन सोलो बजाने का, जो अक्सर व बेशतर अक्सर महफिलों की जीनत माना जा रहा है। तो इस बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर व बेशतर आप सोलो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा करते हैं, हर जगह मुजाहरा पेश करते हैं और काफ़ी दाद मिलती है। पहली चीज़ तो मुझे वायलिन से बहुत मोहब्बत है। मैं इतना प्यार करता हूँ वायलिन से जैसा है कि अपने भाई से। अच्छा। दिन रात आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जब मैंने देखा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले कोई नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, मतलब सैक्सोफोन, फ्लूट, वायलिन वगैरह, लेकिन मैंने वायलिन का सेलेक्ट किया कि वायलिन लोगों में जुड़ते हुए बजाना, उनकी फरमाइशें पूरी करना, और पुराने नए सब की इंस्ट्रूमेंटल वायलिन सोलो पेश करता हूँ, जिसमें सूफियाना कलाम भी है, कव्वालियाँ भी है, नए और पुराने नगमे, यहाँ तक कि तेलुगु गीत भी मैं वायलिन इसमें पे प्ले बजाते करता हैं। हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म मोहब्बत है क्या, वो गीत मेरा जरूर। बहुत पसंदीदा गीत है। हाँ बिल्कुल, ज़रा सुना दीजिए।
बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यासीन भाई, हम जो देखते हैं कि अभी इंस्ट्रूमेंटल का रिवाज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है हमारे शहर में, और ऑर्केस्ट्रा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ऑर्केस्ट्रा में शोर पुकारा बहुत होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने से लोगों को, जब मेहमान लोग आते हैं तो उनको बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। अच्छा। ये ऑर्केस्ट्रा की इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ों की उसमें समझ में नहीं आता कि कौन क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट में ऐसा है, सोलो बजता है, आप आराम से बात भी कर सकते हैं आपस में और म्यूज़िक का मज़ा भी ले सकते हैं। यही वजह है कि आज इंस्ट्रूमेंटल को बहुत फ़रोग़ दिया जा रहा है। अच्छा। गज़ल भी सुनते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल का रुझान है। तो ये देन कहाँ की है? वेस्टर्न कल्चर की देन है, या फिर ये अचानक से हम जो देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल का रिवाज आज आम होता जो गया है? वो मैंने शुरुआत की। अच्छा, सारा क्रेडिट आपको जाता है? बस अल्लाह का करम है। तो लेकिन आपके जहन में कैसे आया कि भाई इंस्ट्रूमेंटल ऐसा होना चाहिए, वायलिन बजाकर सारी महफिल को अपनी तरफ राग़िब करें? पहली चीज़ तो बोल होते हैं ना, गाने के बोल, जी। वो हर इंस्ट्रूमेंट वाला सही निकाल नहीं सकता। अच्छा। लेकिन मुझे चूँकि बचपन से मेरा शौक़ था वायलिन का और सिंगिंग का, तो मुझे तमाम गीत याद रहते थे। अच्छा। तो जब गाते हैं तो जो बोल निकलते हैं वो मैं वायलिन पे निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। इसको ये समझिए आप, जैसा सिंगिंग वायलिन, अच्छा, सिंगिंग। वायलिन गा रहा है तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाता था कि ये फलां गाना गा रहे हैं। अच्छा। उसके बोल ऐसे हैं। अच्छा। उसके उतार चढ़ाव के हिसाब से हम अपने म्यूज़िक प्ले करते हैं। अच्छा, लेकिन यासीन खान साहब, एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि ये जो सोलो परफॉर्मेंस के लिए कितनी चुनौतियाँ होती है, कितनी दिक्कतें पेश आती हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट लगातार 3 घंटे तक परफॉर्म करना, लोगों को लुभाना, उसमें कितने मुश्किलात पेश आते हैं, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बातें शेयर कीजिए। पहली चीज़ तो कुदरती सलाहियत होनी चाहिए हर फनकार में, ताकि वो ऑडियंस को संभाल सके, उनकी फरमाइशों को पूरी कर सके, तभी वो मिलता है आर्टिस्ट को। अच्छा। तो हमारी मेहनत बहुत थी। तकरीबन आज भी मैं कम से कम 1 घंटा तो लेके बैठता हूँ वायलिन। अच्छा। कुछ नए गाने आते हैं वो याद करना होता है, क्योंकि हर चीज़ लिख के नहीं बजाई जा सकती। नोटेशन पे नहीं लिख सकते। ऑडियंस को भी मुखातिब करना है अपनी तरफ, और उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी। सही बात। तो याद करना पड़ता है गानों को, जबकि नोटेशन भी मालूम है हमें, हाँ, लेकिन बाय हार्ट करना है, ज़बानी याद करना है, दिमाग में याद रखना है। तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। बहुत मुश्किलात है, बिल्कुल आसान काम नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, चलिए, मैं चाहता हूँ कि वो गीत ज़रूर पेश करें, जाने कहाँ गए वो दिन। ओहो, वो राज कपूर साहब का। जी जी। ज़रूर इंशाल्लाह।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया शुक्रिया, यासिन भाई, शुक्रिया। आपका जवाब नहीं है, क्या बात है। हर गीत बड़े ही उम्दगी से आप वायलिन पे पेश करते हैं, लोग झूम जाते हैं, है ना। अल्लाह का देन है ये। चूँकि हम जो देखते हैं कि अभी वायलिन के साथ साथ दिगर इंस्ट्रूमेंटल का भी रिवाज आम होता जा रहा है, लेकिन अभी एक सवाल यहाँ पर मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि वायलिन से ज़्यादा सैक्सोफोन को भी लोग तरजीह दे रहे हैं और साथ साथ फ्लूट को भी। तो आप ये बताइए कि महफिल को अगर लुभाना हो, ज़्यादा एंटरटेन करना हो, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? ये पहली चीज़ तो हर सॉन्ग हर इंस्ट्रूमेंट पे नहीं बजा सकते। अच्छा। हर एक का अलग अलग एक लिमिट होती है, एक एरिया, उतना लिमिट उसमें अच्छा। बजाना है। वायलिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आप हर सॉन्ग बजा सकते हैं, अच्छा। इसीलिए इसका नाम है किंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। वायलिन में आप सब बजा सकते हैं। सही। वही फ्लूट में, सैक्सोफोन में, गिटार में एक लिमिट होती है, वो लिमिटेड बजा सकते हैं, लेकिन वायलिन में सब बजाया जा सकता है। तो यही वजह है कि यासिन खान साहब आपने वायलिन ही चुना है। जी हाँ, मेरे वालिद साहब ने कहा मुझे, अच्छा। उनको तजुर्बा था ना हाँ, किस चीज़ की ज़्यादा मांग है इंडस्ट्री में और कौन ज़्यादा कमाई भी करता है और बिजी भी रहता है। अच्छा। संगीत की नॉलेज भी ज़्यादा होती है इसमें। सही बात। इसमें हिंदुस्तानी भी बजाते हैं, वेस्टर्न भी बजाते हैं, क्लासिकल भी बजाते हैं, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद है। लेकिन यासिन भाई, अभी आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया तो मैं आपसे एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, ये कि एक दौर रहा है कि एक साथ 100 वायलिन पर गीत हुआ करते थे, उसके कंपटीशन में म्यूज़िक डायरेक्टर कोरस रखा करते थे। आज वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ गया है, सहूलतें ज़्यादा मुयस्सर है अभी। मतलब आपको अगर 10 वायलिन चाहिए तो अभी 3 वायलिन रख लो, उसको ट्रैक में बजा दो, फिर उसी पर डबल ट्रैक डाल के और 3 वायलिन ऐड कर दो, 6 हो गए। अच्छा। फिर 3 वायलिन लगा दो, वही 3 वायलिन बजाएंगे, लेकिन जितनी बार बजाते जाएंगे उतने वायलिन का इजाफा होता जाएगा। अच्छा। यही वजह है कि आज वायलिन वाले बेकार बैठे हुए हैं, ज़्यादा काम नहीं है उनके पास। कई आर्टिस्ट खाली बैठे हुए हैं। न सिर्फ वायलिन, हर इंस्ट्रूमेंट में आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बढ़ गया है, कीबोर्ड आ गया है, सिंथेसाइज़र आ गया, फीड कर देते हैं उसमें, ख़त्म। जो जो ऐड करना हो उसमें ऐड करते जाते हैं, फ्लूट डाल दिया, सितार डाल दिया, सब इलेक्ट्रॉनिक। तो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स की मांग कम हो गई, इन लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया ना। तो भाई ऐसे में अब नौजवान कोई अगर सीखना चाहता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो आपने जैसा बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें आ गई है हमारे पास, इसको प्रोफेशनल के हिसाब से मत चुनिए। अगर शौकिया सीखना चाह रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि प्रोफेशनल हिसाब से अगर सीखेंगे तो काम नहीं मिलेगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये फ़न ख़त्म होता जा रहा है। ख़त्म होता जा रहा है। अब जो बहुत कम लोग हैं जो लाइव पसंद करते हैं, अच्छा। हर कोई तो लाइव नहीं पसंद करता ना। तो हम इस पे जो है अपना ट्रैक डाल देते हैं, करोके डाल के सॉन्ग पार्ट जो है हम बजा लेते हैं। म्यूज़िक ऑलरेडी भरी हुई है उसमें, सही बात। ऑलरेडी प्ले होती है। इसका मतलब ये है कि लोग आसानियाँ ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, कम बजट काम ज़्यादा। काम ज़्यादा। सही बात है। वरना अब देखिए, उसको काम नहीं मिलता तो सीखेगा क्यों, सही है। ये सवाल उठता है। तो धीरे धीरे करके ये फ़न ख़त्म होता जाएगा। और मेहनत भी तो है ना इसमें बहुत। सिर्फ टाइपराइटर नहीं है जो बैठ के 1 महीना 2 महीने में प्रैक्टिस किया, शुरू कर दिया। इसके लिए डेली बजाना ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मेहनत के बाद ही तो फल मिलेगा इसका। सही बात है। लेकिन यासिन खान साहब, नौजवानों के लिए जो ये फ़न
सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? जो शौक़ रखते हैं वो अपना शौक़ के हद तक ही रखें महदूद, इसको प्रोफेशन ना बनाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत है। और कुछ लोग हैं भी जो मेहनत भी करते हैं, उनके लिए मेरा मशवरा है ज़रूर सीखें। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया और बहुत सारा म्यूज़िक के साथ एंटरटेन किया हमारे सभी नाजरीन को। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन खान बहुत साहब। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ जी जी, आप सबका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।